हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट। मैं रूपाली वर्मा। आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो CUT यानी कि आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में हमारा हिंदी का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट टॉपिक है बोधगम्यता। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या चीज़ें हैं, सभी कुछ यहाँ पर पहले डिटेल में समझेंगे। तो क्या है ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि ये होता क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आपको ये बोधगम्यता यानी कि पहले तो इसका मतलब आप समझो। कहने का तात्पर्य है कि हम ये बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं, यानी कि हमारे अपठित गद्यांश हमारे सामने आते हैं। तो इनको डिटेल में समझते हैं कि क्या है। जैसा कि हमने बताया था कि ये 3 तरीके से आते हैं, तो ये तीनों तरीके अलग अलग क्या होते हैं ये भी बताएंगे। तो इनके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। अपठित गद्यांश है क्या? अपठित गद्यांश का अर्थ है पूर्व काल में ना पढ़े गए विषय को पढ़कर स्वयं जानना या समझना। कुछ हमारे सिलेबस में टॉपिक्स आते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन एग्जाम पेपर में जब ये अपठित गद्यांश आते थे क्या थे, ये हमारे सिलेबस में से नहीं आते थे, यानी कि हमने इनको पहले कभी ना पढ़ा हो। ऐसे गद्यांश हमारे सामने रखे जाते थे और उन्हीं पे आधारित हमसे प्रश्न किए जाते थे। फिर है परीक्षा में इन गद्यांशों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यानी कि हमारे सामने ये गद्यांश रखे जाते हैं और फिर उन्हीं से हमारे सामने प्रश्न दिए जाते हैं। उनसे ये कहीं से भी लिए जा सकते हैं एवं किसी भी विषय पर आधारित हो सकते हैं, यानी कि ये हमारी साहित्य की किताबों से हो सकते हैं, कहीं न्यूज़पेपर की कोई रिपोर्ट हो सकती है, किसी लेखक का लेख हो सकता है, मतलब कहीं से भी ये कोई कहानी हो सकती है, कोई भी हमारे वेदों में से लिया गया कोई गद्यांश हो सकता है। मतलब ये कहीं से भी हमारे पास में आ सकते हैं। आप स्वयं किसी विषय को पढ़कर कितना समझ सकते हैं तथा आपका भाषा पर कैसा और कितना अधिकार है, ये अपठित गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों से पता चलता है। जैसे कि हमारे पास CUET में जो है वो जितने भी गद्यांश दिए जाएंगे उसके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको उसमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन जो है अपठित गद्यांश अक्सर आप ये देखते होंगे कि जिसके अंदर हमें उत्तर लिखने भी पड़ते थे। तो जब हम लिखते हैं तो हमें वाक्य बनाने पड़ते हैं, साथ में ये भी देखना पड़ता है कि बनाते समय हमारा भाषा पे कितना अच्छा कमांड है, हम कितने अच्छे शब्दों का चयन कर सकते हैं, क्या हमने जो गद्यांश पढ़ा है उसे ठीक से समझा है या नहीं समझा है। ये सारी चीज़ें हमारे उत्तरों से पता चल जाती है। मतलब जो प्रश्न के हम उत्तर देते हैं ये उससे पता चल जाता है कि हमने कितने ध्यानपूर्वक उस गद्यांश को पढ़ा है। परीक्षक इसी क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। क्या क्षमता का मूल्यांकन करते हैं? कि आप कितने ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उनको कैसे समझते हैं, भाषा पे हमारा अधिकार कितना है, हम किस तरीके से शब्दों का चयन करके उनके उत्तरों को बनाते हैं। अब जैसे कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है इसमें हमने बताया कि बहुविकल्पी है, तो बहुविकल्पी का मतलब ये नहीं है कि आपने सही आंसर दे दिया। यहाँ पर भी आपके सामने कई तरीके से उलटफेर करके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर भी परीक्षक आपको पूरी तरीके से जांच सकते हैं कि आपने गद्यांश को कैसे पढ़ा, क्या आपने उसमें पूछे गई सारी चीज़ों को ठीक से समझ पाए। क्योंकि ऐसा है, अब ये आपका यूनिवर्सिटी लेवल का आ रहा है, यानी कि 12th के बाद है, तो जाहिर सी बात है ये सरल लैंग्वेज में तो नहीं होगा। यहाँ पर पूछे गई जो भाषा होगी वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की होगी, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, हर एक शब्द का अर्थ आपको ठीक से समझना है कि क्या है, तभी आप इनके उत्तर दे पाएंगे। फिर इसमें वस्तु का बोध और भाषिक विशेषताओं पर लघुतात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि इसमें जो भी है जितने भी है इसमें लघु रूप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हमने बताया बहुविकल्पी के हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघु, लघु और बहुविकल्प, 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया, जो पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है और जो अचानक ही पढ़ने के लिए दिया जाए। तो यानी कि अपठित यानी कि जो हमने पहले नहीं पढ़ा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें हमको कुछ पता नहीं होती और अचानक हमारे सामने आ जाती हैं। अब उन्हीं को पढ़ना है, उनको समझना है, इनके लिए हमारे पास समय भी कम होता है। मतलब मान के चलिए 8-10 मिनट होते हैं जिस बीच में हमें पैरा पढ़ के सभी उत्तर को देना होता है। अब क्या है ये?
इनमें गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। यानी कि गद्यांश दिया जाएगा हमारे सामने और उनसे जुड़े विभिन्न प्रश्न के उत्तर हमसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार इस विषय से यह अपेक्षा की जाती है कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर उसी अनुच्छेद के आधार पर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। अब हमसे क्या चाह रहे हैं? हमसे ये चाह रहे हैं कि ध्यान से आपको उसको पढ़ना है, उससे संबंधित जितने प्रश्न हैं उनके सही सही उत्तर हमको देने हैं। प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा शैली में देने होते हैं, यानी कि अगर आपको लिखने के लिए दिए जाएं तो उनकी भाषाएं हमें ठीक से बनानी होगी। अपठित गद्यांश के द्वारा पाठक की व्यक्तिगत योग्यता और अभिव्यक्ति की क्षमता का आकलन किया जाता है। यानी कि अपठित गद्यांश के माध्यम से पाठक, यानी कि जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, अब जो पढ़ रहा है वो पाठक है ना, तो हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आया, यानी कि हम पढ़ रहे हैं, हम पाठक हैं, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि हमारी अभिव्यक्ति क्षमता, यानी कि हमारे उत्तर देने की क्षमता कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। इन सब का जांच इसके माध्यम से किया जाता है। अपठित का कोई क्षेत्र नहीं होता, ये किसी भी क्षेत्र से पूछे जा सकते हैं। विज्ञान, कला, साहित्य, नागरिक शास्त्र या किसी भी विषय के उत्तर देने से मानसिक स्तर बढ़ता है और अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि ये किसी भी विषय पर आधारित पूछे जा सकते हैं। ये नहीं है कि आप भी मान लो कि हिंदी में है तो हम साहित्य से रिलेटेड पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये कहीं पर भी से कहीं से भी, कोई हम कह रहे हैं आज का ही न्यूज़पेपर उठा लीजिए, उसमें कितने सारे गद्यांश होते हैं। अब उनसे आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया और अब उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अब आपको उसमें से देखना कि आपने कितना समझा उस पैरा को। अब अपठित गद्यांश के 3 प्रकार होते हैं, जो हमने पूछा ना, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अब इन्हीं प्रकारों को हमने 3 प्रकार में डिवाइड किया है, किसी भी विषय को 3 प्रकार में। तो पहला है हमारा तथ्यात्मक, दूसरा है कथ्यात्मक और तीसरा है साहित्यिक। तो हम पहले को समझते हैं तथ्यात्मक। क्या है ये चीज? तथ्यात्मक गद्यांश किसी विशेष विषय के बारे में प्रत्यक्ष और सीधे तरीके से जानकारी देते हैं। आमतौर पर भाषा और शैली सरल और स्पष्ट होती है। तथ्यात्मक गद्यांश निर्देश या विवरण या किसी घटना की रिपोर्ट या एक नई खोज दे सकते हैं। तथ्य यानी कि जैसे बहुत तरीके से आप देखते हैं, कोई भी एक क्षेत्र ले लो, मान लीजिए हमने जनसंख्या पर ले लिया, बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, तो किस साल में कितनी थी, कितनी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, किस साल में कितनी है, मान लीजिए 2019 में कितनी थी, फिर 2020 में कितनी हुई, 21 में कितनी हुई, या जब हमारा देश 1947 में हुआ था तब कितनी थी। तो इन सब के आंकड़े तैयार करना, फिर इसको ये निकालना कि ये कितनी तेजी से बढ़ा। तो यहाँ पर क्या है? तथ्य, सबूतों के माध्यम से कोई रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उस रिपोर्ट को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। अब ये कहीं पे भी हो जाए, जैसे जनसंख्या आबादी है, हमने इस पे बताया आपको। अब ये आपकी हो सकती है रेलवे बोर्ड पे हो सकती है आपकी, फिर साथ ही साथ कृषि पे हो सकती है, किस साल में कितना गेहूं का कितना उत्पादन हुआ, ये उत्पादन बढ़ा कि घटा, इसके घटने के क्या कारण हो सकते। तो ये सभी रिपोर्ट तैयार करना, यानी कि सबूत हो, तथ्य यानी कि सबूत, यानी कि आप कितने उनके सबूतों को खोज करके आप रिपोर्ट देते हैं। तो ये हमें आसपास जिस भी विषय पर होगी उसकी हमें जानकारी प्रस्तुत कराता है। तो ये हो गया हमारा पहला तथ्यात्मक। फिर हम आते हैं दूसरा कथ्यात्मक। कथ्यात्मक क्या है? जैसे नाम से आप देख रहे हो, कथा, कथा मतलब कहानी। कथात्मक गद्यांश कथा, घटनाओं, पात्रों और कथानक का एक विवरण है और एक कथा अवतरण या निबंध होता है जो एक कहानी बताता है। उदाहरण के लिए कथात्मक अवतरण एक उपाख्यान, अनुभवों का एक सेट है या एक अनूठी पारिवारिक कहानी को व्यक्त कर सकता है। अब कथ्यात्मक गद्यांश कैसे होते हैं? कथ्यात्मक गद्यांश में कोई कहानी हो सकती है। हम लोग कहानी तो कब से पढ़ते चले आ रहे हैं भाई, हम लोगों ने शेर की, सियार की, शेर की चूही की पढ़ी है, हमने एक किसान उसके 4 बेटों की पढ़ी है। तो यहाँ पर कहानी, यानी कि जब कहीं कहानी बनाकर एक कहानी का एक पार्ट या कुछ कहानी का एक गद्यांश आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए तो वो हमारा होता है कथ्यात्मक गद्यांश। अब आते हैं तीसरा हमारा साहित्यिक। तकनीकी रूप से गद्यांश केवल एक लिखित कार्य का एक भाग या खंड है, या तो कल्पना या गैर कल्पना।
कुछ लोगों का मानना है कि एक मार्ग एक वाक्य जितना छोटा हो सकता है, लेकिन अधिकांश में कम से कम एक पैराग्राफ और आमतौर पर कई होते हैं। अब ये क्या है? साहित्यिक। अब यहां पर हमने आपको थोड़ा टेक्निकल भाषा बताई। कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है कि साहित्य की जो रचना करी जाती है तो उसमें क्या होता है, हमारे लेखकों के विचार होते हैं, उनकी कल्पनाएं होती हैं, उन पर आधारित होता है। तो ये हमारा होता है साहित्यिक, यानी कि कोई एक साहित्य लिखा गया है। मान लीजिए हम बहुत सारे, आप प्रेमचंद जी का गोदान है, अब उसमें से कोई एक पैरा उठा के आपको दे दिया गया। अब उसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण हैं, जवाहरलाल नेहरू के भाषण हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाषण हैं, तो ये सभी हमारे क्या साहित्य के पार्ट बन जाते हैं। उनको उठाकर हमें दे दिया गया तो वो क्या हुआ, वो हमारा साहित्यिक गद्यांश हो गया। उसमें से एक हमको दे दिया कि उसमें से और प्रश्न दे दिए कि आपको खोजना है। तो यहाँ पर कुछ लेखकों के, साहित्यिकों के विचार हो सकते हैं, उनकी अपनी कल्पनाएं हो सकती हैं, जिनको यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो ये हमारे ये 3 प्रकार हो गए, तथ्यात्मक, कथ्यात्मक और साहित्यिक। तथ्य यानी कि सबूतों पे आधारित, जहां कभी कोई सर्वे हो, कोई रिपोर्ट बनाई जाए, वो तथ्य के आधार पर कोई गद्यांश दिया जाता है। दूसरा हमारा हो जाता है आपका कथ्यात्मक, यानी जहां पर कोई कहानी दी गई हो। साहित्यिक, जहां पर हमारे कवियों, लेखकों के विचार, ये सारी चीजें प्रस्तुत की जाती हैं और हमारे साहित्य का कोई पार्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, यानी लिटरेचर से रिलेटेड कोई पार्ट प्रस्तुत किया जाता है, तो वो साहित्यिक रहता है। अब क्या है, अपठित गद्यांश को हल करने की विधि और विशेषताएं। अब अपठित गद्यांश हमारे सामने प्रस्तुत तो कर दिए जाते हैं, और कभी कभी खास तौर से जो हमारे सामने तथ्यात्मक गद्यांश आएंगे वो थोड़े आपको टफ लगेंगे। अब इनको हमें किस तरीके से हल करना है, क्या है इनकी विधि और बताई गई है हमको। अपठित गद्यांश को बहुत ध्यान पूर्वक मन ही मन में 2 बार पढ़ना है। अब देखिए, कोई भी पेपर दिया जाता है तो उससे पहले आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है। अगर नहीं भी दिया गया है तो ध्यान रखिए, कोई भी गद्यांश है उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कोई भी एक चीज़ का, एक शब्द, एक लाइन नहीं छोड़नी है, मन ही मन में पढ़िए, क्योंकि भाई एग्जामिनेशन हॉल में हम जोर से तो नहीं बोल सकते ना, तो जाहिर सी बात है कि हमें मन में पढ़ना है। मन ही मन में हमको कम से कम 2 बार पढ़िए कि उसके अंदर के जितने फैक्ट्स हैं वो हमारे दिमाग में ध्यान से बैठ जाएं। फिर आते हैं, गद्यांश को पढ़ते समय विशेष स्थानों को रेखांकित करना चाहिए। अब मान लीजिए, जैसे हमने बताया कि तथ्यात्मक है तो उसमें कई फिगर या ग्राफ्स होंगे, उनको आपको अंडरलाइन करना है। या आप अगर कथ्यात्मक पढ़ रहे हो तो लोगों के नाम हैं, उनके कार्य हैं। साहित्यिक हैं तो स्थान हैं, उनके विचार हैं। कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसे आप अंडरलाइन करते हुए चल सकते हैं। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा सरल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। यानी कि जब भी आप इनके उत्तर बनाएंगे तो बहुत ही इजी, यानी कि बहुत, आप उसको बहुत ही ज़्यादा उच्च क्वालिटी करने चक्कर में ये मत करिएगा, इतने डिफिकल्ट वर्ड कर दीजिए कि एग्जामिनर के लिए वो सारी चीज़ें समझना मुश्किल हो जाए। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अगर करते हैं ना तो वो चीज़ें उलझती चली जाती हैं, तो वो आपको यहाँ पर नहीं करना है। फिर आते हैं, अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम शब्दों में अपने उत्तर को स्पष्ट करना है। यानी कि हम हमारे मन में तो बहुत सारे विचार उमड़ते हैं, अगर उनको तो हम नहीं उतार सकते, तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। शीर्षक लिखते समय संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, इसमें शीर्षक जरूर पूछा, अपठित गद्यांश में बहुत हद तक शीर्षक पूछा जाता है। तो शीर्षक यानी कि टॉपिक, जैसे कोई कहानी होती है तो उसका अगर आपको टॉपिक देना है तो ध्यान रखिए छोटा टॉपिक, और ऐसा सिलेक्ट करना है कि जिसमें हम सब कुछ दे दें, हमारा बचे नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। कि मतलब आप, जैसे हमने वहाँ पर कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने, किसान और 4 बच्चों वाली, तो उसमें क्या था, मेहनत ही जीवन की कुंजी है। इस तरीके से हमने टॉपिक दे दिया कि मेहनत से ही या एकता में बल है। इस तरीके से अगर कुछ देते हैं तो मतलब जरूरी नहीं है कि खाली एक वर्ड रहेगा, आप एक सेंटेंस में भी टॉपिक दे सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो कहानी है वो पूरा टॉपिक में कवर अप हो जाए। अब ये तो हो गया। अब हम आपको यहाँ पर बताना शुरू करेंगे कि तथ्यात्मक गद्यांश आएंगे तो इनका एक एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं,
उन्हें आपको ध्यान से समझते चलना है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो गद्यांश आ रहा है वो है तथ्यात्मक गद्यांश। तथ्यात्मक गद्यांश हमने आपको क्या बताया था, जैसे कोई सर्वे होती है, कोई रिपोर्ट होती है, उसको बनाया जाता है, वही हमारे सामने प्रस्तुत कर दी जाती है और उसी पर हमसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आपको मेन चीज़ों को अपने पास में ध्यान से रखना है, क्योंकि अभी इसके प्रश्न भी हम हल करेंगे। क्या है वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में 46.6 मिलियन अविकसित बच्चे हैं, जो दुनिया के कुल बच्चों का 1/3 है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में से लगभग आधी का कारण अल्प पोषण है। अब इसमें कई चीज़ें वर्ड्स आएंगे, उन्हें ध्यान रखिए। खाली कुपोषण ही नहीं होता, अल्प पोषण भी होता है, कई चीज़ें होती, तो ध्यान रखिए। कितने मिलियन बच्चे अविकसित हैं ये ध्यान रखना है, कब की रिपोर्ट है, क्या है, सब चीज़ें। इस रिपोर्ट के अनुसार खराब पोषण एक बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों में भी विकास अवरुद्ध हो सकता है। यानी कि अगर उसे खाने की अच्छी चीज़ें नहीं दी जाएं शुरू के दिनों में, तो 1000 दिनों में ही उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। जो बिगड़ा हुआ संज्ञात्मकता के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि जो बिगड़ा हुआ है, यानी कि हम खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, अगर उसे ठीक से आप डेली बर्गर पिज्ज़ा दे दो तो उसको क्या पोषण मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, तो उसका बिगड़ गया। वो एक स्ट्रक्चर होता है जो हमें पोषण इन सारी चीज़ों से मिलता है, वो हमें नहीं मिला, और नतीजा क्या हुआ कि जो एक हमारा डेवलपमेंट बच्चों का होना चाहिए वो विकास नहीं होगा। क्षमता और कम स्कूल और काम के प्रदर्शन पे, यानी कि ये सारी चीज़ें कहाँ इफेक्ट डालेंगी? आपकी कैपेसिटी। आप स्कूल जाओगे, नहीं जा पाओगे, वहाँ पढ़ नहीं पाओगे, ध्यान नहीं ले, जो बच्चा स्वस्थ नहीं होगा उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाएगा। बच्चों के कुपोषण एक जटिल परस्पर क्रिया के रूप में होता है। गरीबी, मातृ स्वास्थ्य निरक्षरता, दस्त जैसे रोग, घर का वातावरण जैसे विभिन्न कारकों के बीच आहार प्रथाओं, हाथ धोने और अन्य स्वच्छता प्रथाओं आदि द्वारा। अब देखिए यहाँ पे तो अल्प पोषण की बात हुई, नहीं दिया जिसके कारण, फिर हम यहाँ पर आ रहे हैं कुपोषण। कुपोषण किस कारणों से होता है? गरीबी, यानी कि आपके पास पैसा नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं। मातृ स्वास्थ्य निरक्षरता, यानी कि जो बच्चा माँ के पेट में सबसे पहले पड़ता है, अगर माँ का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर वो ही अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर नहीं है, तो जाहिर सी बात है बच्चे को भी पोषण नहीं मिलेगा। फिर है दस्त जैसे रोग, बार बार मोशंस लगने जैसा, घर का वातावरण सही नहीं है, ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे बच्चे जन्म लेते ही कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जन्म के समय कम वजन, दस्त का प्रकरण, पिछले 6 महीनों और विकासात्मक देरी की उपस्थिति अक्सर अधिकांश में कुपोषण से जुड़ी होती है। वर्तमान युग के कुपोषण दोहरे बोझ के रूप में परिलक्षित होता है। यह एक पहलू है अल्प पोषण और अन्य अति पोषण के बीच में। लेकिन भारत में अन्य निम्न और मध्य आय वाले देशों में, यानी कि LMICS, मूल रूप से कुपोषण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या अल्प पोषण का पर्याय है। यानी कि हमारे सामने दो चीजें रखी गई हैं, अल्प पोषण और कुपोषण। अब ये अल्प पोषण जो दिया गया, जहां पर आपको ठीक से डाइट नहीं दी जा रही है, यानी कि पोषित डाइट नहीं। कुपोषण यानी कि आपको मिल ही नहीं रहा, प्रोटीन युक्त जो भाई बच्चे को बढ़ने के लिए पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो प्रोटीन और ऊर्जा आपूर्ति उनके लिए शरीर की मांग को सुनिश्चित करने के बीच असंतुलन को दर्शाता है, इष्टतम विकास और कार्य को। यानी कि अगर आपको प्रोटीन ठीक से नहीं मिला तो पोषण ठीक नहीं हुआ, जिससे ये हमारा कहाँ पर शो होगा? जब हम काम करेंगे। अब आप ठीक देखिए, किसी दिन आप एक दिन खाना खा के नहीं देखो, खाना मत खाओ ठीक से, दूसरे दिन देखो आपको बहुत सुस्ती आएगी, आपका काम में मन नहीं लगेगा, तो ये चीज़ें होंगी। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई। अगर इस तरीके का संतुलन रहता है तो हमको ठीक से पोषण नहीं मिलेगा, हम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। विश्व स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 149 मिलियन बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। 2018 में 49 मिलियन से अधिक बच्चे अंडर 5 और लगभग 17 मिलियन गंभीर रूप से असर पड़ा है। यानी कि 49 मिलियन बच्चों पर गंभीर रूप से असर पड़ा है अंडर 5 बच्चों में। अब 40 मिलियन से अधिक ओवरवेट हैं।
अब एक और हुआ कि मतलब कुछ बच्चे क्या है ओवरवेट, कुछ तो कुपोषित है, इनको पोषण ही नहीं मिला, और कुछ क्या है ओवरवेट है, जितना उनका वेट होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। विश्व स्तर पर बच्चे 2000 के बाद से 10 मिलियन की वृद्धि हुई है, यानी कि ओवरवेट में 2000 के बाद, यानी कि सन 2000 के बाद 10 मिलियन की वृद्धि और हो गई, यानी कि पहले 40 मिलियन थे, अब कितने हो गए 10 मिलियन और बढ़ गए, टोटल 50 मिलियन हो गए। अनुमान है कि 2050 तक 25 मिलियन अधिक बच्चे आज की तुलना में कुपोषित हो जाएगा। ये ओवरवेट की थी, और 2050 तक 25 मिलियन बच्चे कुपोषित हो जाएंगे। भारत उन कई देशों में से एक है जहां बाल कुपोषण गंभीर है और कुपोषण भी प्रमुख है। भारत में बाल मृत्यु दर का मूल कारण हाल ही में जारी वैश्विक रिपोर्ट 2018 में है। यह खुलासा किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्टंगिंग, वेस्टिंग और अधिक वजन की व्यापकता क्रमशः 37.9, 20.8 और 24% है। भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण फोर्थ है 2014-15 श्रृंखला में, यानी कि 2014-15 में आपका सर्वेक्षण चौथा किया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 38.4, 21 और 35.7% बच्चे 5 साल से कम उम्र के लोग क्रमशः स्टनिंग, वेस्टिंग और कम वजन से पीड़ित हैं। तो ये इस तरीके से है। 38.4 जो है वो आपके स्टंटिंग से हैं, 35.7 आपके वेस्टिंग से हैं, और 21 वेस्टिंग से हैं, 35.7 आपके कम वजन से पीड़ित हैं। NFHS के लिए इसी आंकड़े 2005-6 क्रमशः 47.9, 19.8 और 42.5 थे। भारत में गंभीर 3 कुपोषण यानी कि MAS की व्यापकता 7.5% है। अब देखिए यहाँ पे तथ्य के आधार पर हम पढ़ रहे हैं ना, तो अंकों का यहाँ पर बहुत ही इस्तेमाल किया गया। तो ये सारे अंक आपको याद करने होंगे, क्योंकि इन्हीं के आधार पर अभी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 2018 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 119 क्लारिफाइंग देशों में से 103वें स्थान पर, यानी कि 103 स्थान पर आएगा, 103rd स्थान पर आएगा, मतलब बहुत ही पीछे पर है। 31.1 के स्कोर के साथ भारत भूख के उस स्तर से जूझ रहा है जो गंभीर है। चित्र में भूख के आयामों और संकेतकों को दर्शाया गया है। सूचकांक और बाल कुपोषण के साथ इसका संबंध है। अब तो ये हमारे पास में पूरा हमने पैरा पढ़ लिया। अब इसी पे आधारित हमारे सामने क्या आ गया, प्रश्न आए। अब कुछ प्रश्न पूछे गए। देखिए ये तथ्यात्मक हम गद्यांश जो पढ़ रहे हैं उसी पर आधारित ये बहुविकल्पीय प्रश्न अब शुरू होते हैं। क्या है, भारत में बाल मृत्यु दर का एक प्रमुख अंतर्निहित कारण क्या है? क्या कारण है जो क्या कहते हैं बाल मृत्यु दर का है? बच्चे जो छोटे बच्चे मरते हैं उसका क्या कारण बताया गया था? उसका कारण बताया गया था कुपोषण, यानी कि अच्छा पोषण जब नहीं मिलता है तो वो बाल मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चौथे के अनुसार भारत में गंभीर तीव्र कुपोषण की व्यापकता क्या है? इसमें जो कुपोषण की व्यापकता बताई गई है उसका प्रतिशत कितना है? तो वो बताया गया था 7.5% बताया गया था। फिर तीसरा प्रश्न है, यह अनुमान है कि किस वर्ष तक विश्व स्तर पर 25 मिलियन अधिक बच्चे कुपोषित होंगे? किस वर्ष तक कुपोषण का शिकार होंगे? 2030, 40, 50 या 60? तो क्या बताया गया था? 2050 तक जो है 25 मिलियन अधिक बच्चे कुपोषित हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति का सूचक है? क्या चीजें हैं जहां पर खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाती है? ठीक है, क्या है? अविकसित, 5 मृत्यु दर के तहत, बर्बाद करना या अल्प पोषण। तो सही इसका क्या है कि अल्प पोषण है ये अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति का सूचक, यानी कि ठीक तरीके से बच्चों को खाने की चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।
प्रश्न संख्या 5 है, अल्प पोषण प्रोटीन और ऊर्जा की आपूर्ति और शरीर की मांग के बीच असंतुलन को दर्शाता है उनके लिए, यानी कि ये सारी चीजें आपको किस वाक्यांश में दर्शा रहा है। उचित विकास सुनिश्चित करें, ये चीजें। इष्टतम विकास और कार्य सुनिश्चित करें, यानी कि जो कार्य हमने सोचा है वो चीजें निश्चित करें, तभी ये पूर्ति हो सकती है। एक संतुलित जीवन शैली सुनिश्चित करें, सतत विकास सुनिश्चित करें, यानी कि लगातार एक विकास हमें बनाए रखना, विकास की जो दर है वो बनाए रखना है, उससे होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा इष्टतम विकास और कार्य सुनिश्चित करें, यानी कि हमें विकास का एक पैमाना तय करना है और साथ ही सुनिश्चित आपूर्ति भी डिसाइड करनी है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन बच्चों में कुपोषण की घटना का कारक नहीं है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, बच्चों में कुपोषण की घटना का कारक नहीं है। दस्त, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य निरक्षरता या कम जन्म वजन दर। तो सही ऑप्शन है कम जन्म वजन दर, क्योंकि यहां पर बच्चों में कुपोषण की घटना, यहां तो बच्चा जब पैदा हो रहा है तब उसका वजन कम है, तो यहां पर पोषण के लिए पूछा गया है। तो ये सारी चीजें तो भाई दस्त लग जाते हैं बच्चों को बार बार, इसलिए पोषण नहीं हो पाता। गरीबी, खाने को ठीक से नहीं मिलता। मात्र स्वस्थ नहीं है, इसलिए बच्चे भी। तो यहाँ पर जो कारक नहीं है वो क्या है, कम वजन दर, ये कारक नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया कि तथ्यात्मक गद्यांश हमारा क्या था। अब हमारा आता है कथ्यात्मक गद्यांश, यानी कि जो हम कथा के आधार पे गद्यांश को पढ़ेंगे। तथ्यात्मक हमने देख लिया ना, यहाँ पर बहुत सारे आंकड़े होते हैं जिन्हें आपको ध्यान से पढ़ना होता है। अब कथ्यात्मक गद्यांश में क्या है देखते हैं, तो फिर से ध्यान से पढ़िएगा। चेन्नई में आई बाढ़ अब उतार पर है। इस त्रासदी से निपटने में इस शहर ने जिस साहस का परिचय दिया, जिस तरह से सोशल मीडिया ने एक बार फिर बचाव के काम में अहम किरदार निभाया, बल्कि कुछ मामलों में तो जान बचाने में भी उनकी भूमिका रही, इसे देखते हुए जिसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। इन तमाम अच्छी बातों के बावजूद इस वास्तविकता को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि इस त्रासदी से बचा जा सकता था। चेन्नई में आई बाढ़ की असली वजह थी अडयार नदी बेसिन का नए हवाई अड्डे के लिए अतिक्रमण, ठीक उसी तरह जैसे दूसरे नदी विस्तारों का आवासीय निर्माण के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है। नदी के कुदरती रास्तों को अवरुद्ध किए जाने से इनका जल आसपास के इलाकों में उमड़ गया। जब तक प्रकृति अपना क्रोध नहीं दिखाती, हमारे योजनाकार हर जोखिम को नजरअंदाज करते रहते हैं और उस चीज की तलाश में रहते हैं जिसे वे ले सकते हैं। हमने इसी तरह का विध्वंसक सैलाब मुंबई में भी देखा। कुछ ही समय पहले श्रीनगर में भी ऐसी ही बर्बादी देखी। हर जगह मुख्य वजह मिली अनियोजित शहरीकरण और बुनियादी नियमों की अनदेखी। फिर भी हर बार त्रासदी की गंभीरता लोगों की यादों को धुंधली पड़ जाती है। चेन्नई की तरह दिल्ली में भी ऐसे सैलाब की संभावना है, इसीलिए हमें यमुना नदी के बेसिन से छेड़छाड़ करने की बुद्धिमानी से बचना होगा। तो ये हमारा हो गया तथ्यात्मक। अब इस पे आधारित आपके प्रश्न है, देखिए हमने ये तो बहुत ही आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। तो क्या है प्रश्न, बाढ़ अब उतार पर है का अर्थ क्या है? पहला ही आपका वाक्य था बाढ़ अब उतार पर है, तो इसका क्या मतलब होता है? बाढ़ घट रही है, बाढ़ नियंत्रित है, बाढ़ उतर रही है या बाढ़ फैल रही है? तो सही ऑप्शन इसका क्या है, बाढ़ अब घट रही है, यानी कि जो पानी आया था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, चेन्नई की बाढ़ का कारण था, यानी कि चेन्नई में जो बाढ़ आई उसका मुख्य कारण क्या बताया गया है गद्यांश में? सरकार की लापरवाही बढ़ना, हवाई अड्डे के लिए नदी मार्ग से छेड़छाड़, आवासीय निर्माण करना, मौसम विभाग की शिथिलता का होना। तो क्या कारण बताया गया था कि हवाई अड्डा जो बना था उसके लिए नदी की मार्ग से छेड़छाड़ किया गया था। प्रश्न संख्या 3 है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है?
अब आपके सामने यहाँ कई सारे शब्द दिए गए हैं, आपको यहाँ ढूंढना है कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। तो देखिए ऐसा कोई दिया जाए ना तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमको मूल शब्द पहले निकाल लेना। जैसे ही मूल शब्द निकालेंगे उपसर्ग अलग हो जाएगा, प्रत्यय अलग हो जाएगा। अब देखिए पहला जो यहाँ पर शब्द आ रहा है बचाव, बचाव में कोई भी मूल शब्द नहीं आ रहा है। अगर हम बा हटाते हैं तो चाव नहीं, चाव आता है तो हम प्रत्यय नहीं निकाल पा रहे, तो पहला नहीं है। दूसरा है बुद्धिमानी। अब तो बुद्धि शब्द अपने आप में मूल शब्द है, तो मानी तो हमारा प्रत्यय हो जाएगा, या बुद्धिमान लगा लीजिए तो ई हमारा प्रत्यय हो जाएगा। फिर हम आते हैं आवासीय। अब आवासीय में आ हमारा उपसर्ग हो सकता है, वास हमारा मूल शब्द हो जाएगा और ई। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा सही है। इसमें आ हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। फिर मूल शब्द है हमारा वास। अब यहां पर क्या लगा है, आप देख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा है, तो यहां हम क्या लगाएंगे, बड़ी ई और य। तो ये हमारा क्या हो गया, आवासीय। ये हमारा उपसर्ग हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। ठीक, तो सही ऑप्शन हमारा क्या है, आवासी। ये हमारा सही। देखिए हमने आपको इस तरीके से करके भी बता दिया। अब नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। गद्यांश में बाढ़ के लिए एक समानार्थी का भी प्रयोग हुआ है, यानी कि समानार्थी यानी कि शब्द अलग अलग होंगे मगर अर्थ एक रहता है। तो बाढ़ के लिए समानार्थी शब्द क्या है, अवरुद्ध, त्रासदी, जोखिम या सैलाब। अब इसमें आप देख के ही तुरंत जान जाओगे कि सही शब्द है हमारा सैलाब। ये सही ऑप्शन है। और ये देखिए ये नहीं है कि आप इसमें देख के पहचानो, ये भी देखना कि गद्यांश में इसका इस्तेमाल किया गया है या नहीं। प्रश्न संख्या 5 है, हमारे योजनाकार तब तक लापरवाह रहते हैं जब तक क्या, अभी ये सेंटेंस आपको गद्यांश में दिया गया है, समस्या हल ना हो जाए, सरकार दबाव ना बनाए, प्रकृति अपना क्रोध ना दिखाए, जनता जागरूक ना हो जाए। तो सही इसका ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो क्या है, प्रकृति अपना क्रोध ना दिखाए तब तक हमारे योजनाकार लापरवाह रहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, मुंबई, श्रीनगर जैसे स्थानों में बाढ़ से हुई बर्बादी के पीछे का कारण है, यानी कि इन सब जगहों पे जो बाढ़ आई उसका मेन कारण क्या बताया गया है, शहरों का विस्तार, त्रासदी की गंभीरता, प्रकृति का सहयोग या अनियोजित शहरीकरण। तो सही ऑप्शन हमारा है अनियोजित शहरीकरण। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा गद्यांश है साहित्यिक गद्यांश। क्या है ये गद्यांश हमारा, स्वामी विवेकानंद जी पर है। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे संत जिनका रोम रोम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। उनके सारे चिंतन का केंद्र बिंदु राष्ट्र था। अपने राष्ट्र की प्रगति एवं उत्थान के लिए जितना चिंतन एवं कर्म इस तेजस्वी सन्यासी ने किया, उतना पूर्ण समर्पित राजनीतिज्ञों ने भी संभवतः नहीं किया। अंतर यह है कि इन्होंने सीधे राजनीतिक धारा में भाग नहीं लिया, किंतु इनके कर्म एवं चिंतन की प्रेरणा से हजारों ऐसे कार्यकर्ता हुए जिन्होंने राष्ट्र रथ को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने निजी मुक्ति को जीवन का लक्ष्य बनाया था, बल्कि करोड़ों देशवासियों के उत्थान को ही अपना जीवन लक्ष्य बनाया। राष्ट्र के दीनहीन जनों की सेवा को ही ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। सत्य को अनवरत खोज उन्हें दक्षिणेश्वर के संत श्री रामकृष्ण परमहंस तक ले गई और परमहंस ही वह सच्चे गुरु सिद्ध हुए जिनका सानिध्य पाकर इनकी ज्ञान पिपाशा शांत हुई। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल स्वामी जी जो कार्य कर गए वह आने वाले अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और इसे सार्वभौमिक पहचान दिलाई। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्वनाथ हो जाएगा, यानी कि विश्व को ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी तो विश्व अनाथ हो जाएगा। क्या स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था।
केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान देने के लिए देशवासियों का आह्वान किया और जनता ने स्वामी जी की पुकार का उत्तर दिया। गांधी जी की आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वह स्वामी जी के आह्वान का ही फल था। 19वीं सदी के आखिरी दौर में वे लगभग सशक्त क्रांति के जरिए ही देश को आजाद कराना चाहते थे, परंतु उन्हें जल्द ही विश्वास हो गया कि परिस्थितियां इन इरादों के लिए अभी परिपक्व नहीं है। इसके बाद ही उन्होंने एक परिवारवाद के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला। तो ये तो हम जो पढ़ रहे हैं ध्यान रखिएगा, इसमें उनके विचार, उनके बारे में, उनके किए गए कर्म कृत्यों के बारे में बताया गया है और इसी से रिलेटेड प्रश्न भी रहेंगे। स्वामी जी इस बात से आश्वस्त थे कि धरती की गोद में यदि कोई ऐसा देश है जिसने मनुष्य की हर तरह की बेहतरी के लिए ईमानदार कोशिशें की हैं तो वह भारत ही है। उनकी दृष्टि में हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ चिंतकों के विचारों का निचोड़ पूरी दुनिया के लिए अब भी आश्चर्य का विषय है। स्वामी जी ने संकेत दिया था कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है और उनकी भारत में जरूरत भी है, लेकिन हमें याचक नहीं बनना है। हमारे पास उससे ज्यादा बहुत कुछ है जो हम पश्चिम को दे सकते हैं और पश्चिम को उसकी बेसख्त जरूरत है। यानी कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं, हमारे साथ बहुत कुछ है, हमें बाहर से भी चाहिए, मगर हमें मांगने वाला नहीं बनना है, क्योंकि पश्चिम ऐसा देश है जिसे ऐसी बहुत सी चीजें चाहिए जो सिर्फ हमारे देश के पास है। इसलिए याचक करता नहीं बनिए, ऐसा बनिए कि जो पश्चिम भी हमसे चाहे और उसके बदले में हम उससे ले लें। तो ये तो हमारा हो गया गद्यांश। अब इस पे आधारित हमारे पास प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वामी विवेकानंद जी के चिंतन का सबसे प्रमुख बिंदु था? यानी कि वो जो विचार करते थे उसका प्रमुख बिंदु था। जन जन की प्रगति, आध्यात्मिक विकास, आत्मिक विकास या राष्ट्र का विकास? तो जैसा कि पहले ही पैरा में दिया गया है, वो है राष्ट्र का विकास। यही स्वामी विवेकानंद जी का जो चिंतन का सबसे प्रमुख, मतलब किस तरीके से राष्ट्र डेवलपमेंट करे। प्रश्न संख्या 2 है, स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो जो शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे उसका उद्देश्य क्या था, किस कारण से वो वहां पर गए थे? हिंदू धर्म को अन्य धर्मों की तुलना में श्रेष्ठ सिद्ध करना, हिंदू धर्म में निहित तत्व ज्ञान को विश्व को परिचित कराना। यानी कि हिंदू धर्म में जो तत्व ज्ञान है उस चीज से वो पूरे विश्व को परिचित कराना चाहते थे। स्वयं को हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक के रूप में प्रतिष्ठापित करना, यानी कि वो सबसे बड़े धर्म प्रचारक है, ये चीज वो साबित करना चाहते थे। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो गद्यांश के अनुसार जो है वो क्यों गए थे? क्योंकि वो हिंदू धर्म में निहित तत्व ज्ञान से विश्व को परिचित कराना चाहते थे। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उर्दू भाषा का है? यानी कि ये जो सारे दिए गए इनमें उर्दू भाषा का शब्द कौन सा है? राष्ट्र, खंगाल, रोम रोम या बेसख्त? तो सही ऑप्शन है बेसख्त, हमारा उर्दू भाषा का शब्द है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। गांधी जी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला था वह स्वामी विवेकानंद जी के आह्वान का फल था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके भाव को सही रूप में व्यक्त करता है? कहने का तात्पर्य ये जो कथन दिया गया है इसका जो फीलिंग है, जो भाव है, वो इनमें से किस में सही बैठता है? तो पहला है, यदि स्वामी जी ने प्रयास ना किया होता तो गांधी जी को इतना अधिक जन समर्थन प्राप्त नहीं होता। दूसरा, आजादी की लड़ाई में गांधी जी को जो समर्थन मिला उसकी नींव स्वामी विवेकानंद जी ने ही रखी थी। तीसरा है, आजादी की लड़ाई में स्वामी विवेकानंद जी गांधी जी की सहायता करना चाहते थे। चौथा है, स्वामी विवेकानंद जी ने जनता को जागृत करने की क्षमता गांधी जी से अधिक थी। तो सही इसका जो ऑप्शन होगा वो है हमारा सेकंड वाला। तो आजादी की लड़ाई में गांधी जी को जो समर्थन मिला उसकी नींव स्वामी विवेकानंद जी ने ही रखी थी। यानी कि
भाई गांधी जी आए थे, उन्होंने शुरू किया संघर्ष, लेकिन उनके बारे में, क्योंकि उससे पहले स्वामी जी लोगों की नस को पकड़ चुके थे कि क्या चीज़ें, लोगों को यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कैसे लोग हैं, जानते थे वो। तो इसीलिए गांधी जी के समर्थन में वो उतरे और काफ़ी लोग उनका समर्थन करने लगे स्वामी विवेकानंद जी की वजह से। प्रश्न संख्या 5 है, मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार कोशिश की। वाक्यांश में रेखांकित किए गए विशेषण का उपभेद बताइए। यानी कि रेखांकित शब्द हमारा क्या है, ईमानदार। अब इसका हमें भेद बताना है, उपभेद बताना है। अब ये तो विशेषण है, हमें पता है, ईमानदार जो है वो, ईमानदारी हमारा भाववाचक संख्या होता है, लेकिन ईमानदार हमारा क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। तो ये क्या है, गुण बोधक है, अवस्था बोधक है, स्थिति बोधक है या दशा बोधक है। अब ईमानदार जो व्यक्ति है, मान लीजिए ईमानदार तो कोई व्यक्ति ही है। अब तो इसमें ये क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया, क्योंकि वो ईमानदार है। अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें इसकी स्थिति बता रहा है, उसकी अवस्था बता रहा है, वे क्या चीज़ बता रहा है, ये तो उसके गुण को बता रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, गुण बोधक विशेषण होगा। तो इस तरीके से हमने आपको इस पूरे वीडियो में जो हमारा पहला टॉपिक है CUET का बोधगम्यता, उसमें किस तरीके से आपसे अलग अलग तरीके से गद्यांश पूछे जाएंगे हमने आपको बताया, हल करने के तरीके बताए, जो 3 प्रकार होते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब इस पे आधारित जो हमारे MCQs रहेंगे वो बस थोड़ा सा वेट करिए, कुछ हम एग्जाम्पल इसके MCQs के लेकर आते हैं फटाफट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये जो हम आपको करा रहे हैं ये आपको मिलेगा कैसे, तो इसके लिए आपको ढूंढने के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको हमारे चैनल पे आना है, मैग्नेट ब्रेन्स पे। जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने का पेज होगा, उसमें आपको दिखना है, यहाँ साइड में देखिए ये दिया है वो CUET। आपको इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो CUET में जितने भी लेक्चर्स अभी तक आपके सामने अवेलेबल हैं वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। तो सिर्फ हिंदी में ही नहीं और भी में है, तो जो भी आप देखना चाहते हैं क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने उसमें जितने भी लेक्चर दिए गए हैं सभी आपके सामने होंगे, आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे इसमें आपको एंट्रेंस लेना है, तो हर एक चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। तो बस थोड़ा सा वेट करिए, इसी टॉपिक से रिलेटेड MCQs का जो है हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।